हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड व्हिच एग्जिबिट्स जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इज। तो हमें चार कंपाउंड्स गिवन है, हमें क्या बताना है कि कौन सा कंपाउंड जो है वो जेटीडी शो करता है। जेटीडी मींस जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। दो तरह के हो सकते हैं, इलोंगेशन और कंप्रेशन। मींस अगर हमारे पास एक्स एक्सिस के अबाउट सॉरी जेड एक्सिस के अबाउट अगर बॉन्ड्स इलोंगेट हो रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं इलोंगेशन, और अगर जेड एक्सिस के अबाउट बॉन्ड्स कंप्रेस हो रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं जॉन टेलर कंप्रेशन। तो ये डिस्टॉर्शन का मतलब है कि जो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल या समटाइम्स टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो होती है वो जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है टू बिकम मोर स्टेबल। तो स्टेबिलिटी आ जाती है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की वजह से। राइट, क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल हो जाता है। सो ये तो हमारी होगी पहली बात। दूसरी बात, कौन से कॉम्प्लेक्सेस और कौन से कंपाउंड्स जेटीडी शो करते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्सेस में ईजी अनसिमेट्रिकली फिल्ड होता है, जिन कॉम्प्लेक्सेस में जो ईजी होता है वो अनसिमेट्रिकली फिल्ड होता है, तो वो जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो शो करते हैं डायनेमिक जेटीडी। और ये जो डायनेमिक जेटीडी होता है ये कैसा होता है, सिग्निफिकेंट जेटीडी होता है, सिग्निफिकेंट जेटीडी। राइट, और अगर हम बात करें कि वो कॉम्प्लेक्सेस जिसमें T2G अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, जिनमें T2G जो है वो अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, वो जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो शो करते हैं माइल्ड जेटीडी। उस माइल्ड जेटीडी का दूसरा नाम क्या है, स्टैटिक जेटीडी। स्टैटिक जेटीडी मींस ना के बराबर डिस्टॉर्शन शो करते हैं जिसमें T2G अनसिमेट्रिकली फिल्ड है। लेकिन अगर जिन कॉम्प्लेक्सेस में EG अनसिमेट्रिकली फिल्ड है तो वो बहुत अच्छे अमाउंट ऑफ डिस्टॉर्शन शो करते हैं, जिसे हम बोलते हैं डायनेमिक जेटीडी। तो हमें सिर्फ यही चेक करना है इन सारे कॉम्प्लेक्सेस में से कि किस केस में EG अनसिमेट्रिकली फिल्ड है। तो सबसे पहला कॉम्प्लेक्स लिया हमने। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स में अगर हम बात करें MnH2O6 2+, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास मैंगनीज 2+ है। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जो मैंगनीज होता है हमारे पास वो होता है 3d5 4s2, और मैंगनीज 2+ क्या होगा, ये होगा 3d5। राइट, अगर हम वाटर की बात करें जो कि लिगेंड है Mn2+ के लिए, Mn2+ के लिए वाटर जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड जो होते हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो अगर हम फिलिंग की बात करें तो यहाँ पे है T2G, यहाँ पे है EG। किस तरह से फिल करना है हमने, 1 2 3, क्योंकि हाई स्पिन है तो 4 5। तो ये जो है पूरा सिमेट्रिकली फिल्ड है, ये जेटीडी तो बिल्कुल भी शो नहीं करेगा, ना माइल्ड ना स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड कॉम्प्लेक्स की, विच इज MnH2O6 3+। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास Mn3+ है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d4, बिकॉज Mn2+ की कॉन्फ़िगरेशन 3d5 है तो 3+ की होगी 3d4। अगेन वाटर की बात करें तो वो Mn3+ के लिए वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड का मतलब है ये हमें क्या देगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना के देगा। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है कि हमारे पास क्या होगी, पेयरिंग तो नहीं होगी। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन वो EG में जाएगा। राइट, तो ये हमारे पास हो गया हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे देख सकते हो EG जो है वो अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, मींस ये जो है वो जेटीडी शो करेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी है, बट लेट मी एक्सप्लेन यू सी एंड डी एज वेल। तो जो सी ऑप्शन की बात करो अगर, तो यहाँ पे हमारे पास क्रोमियम 3+ है। और क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s1, और क्रोमियम 3+ का मतलब है पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा S में से, फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा D से। सो दिस इज गोइंग टू बी 3d3। राइट, 3d3 की बात करें तो ये होगा T2G EG। यहाँ पे हाई स्पिन लो स्पिन का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पे हमने T2G में इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, और क्योंकि ये सिमेट्रिकली फिल्ड है तो ये जेटीडी नहीं शो करेगा। राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट ऑप्शन डी। डी में हमारे पास क्या है, FeCN6 4 नेगेटिव है, और यहाँ पे जो हमारे पास आयरन है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेट्स अज्यूम इट टू बी X। हमारे पास 6 साइनाइड लिगेंड्स है, ओवरऑल द चार्ज इज -4, सो X इज गोइंग टू बी इक्वल टू +2। सो यहाँ पे हमारे पास आयरन +2 है, कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d6। बट यहाँ पे जो साइनाइड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा लो स्पिन, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से होगा T2G, इस तरह से होगा EG। और हमारे पास 3d6 है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मींस यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी। और क्योंकि यहाँ पे जो है T2G सिमेट्रिकली फिल्ड है और कोई भी अनसिमेट्रिकली फिल्ड नहीं है, तो ये हमारे पास जेटीडी शो नहीं करेगा। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is again the previous year gate question. The question says among the following octahedral complexes, the one that has the highest enthalpy of hydration is। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें क्या बताना है कि किसमें एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा है। सबसे पहले अगर हम बात करें एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ये होते हैं हमारे पास नेगेटिव, तो इसमें हमें बताना है क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है। जब भी हम इन कॉम्प्लेक्सेस को वाटर में डालेंगे तो एनर्जी कुछ अमाउंट ऑफ रिलीज होगी, तो उससे हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। किसकी ज्यादा होगी, मींस किसकी ज्यादा नेगेटिव होगी, क्योंकि ये जो है वो एक्सोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक होती है। तो किसकी ज्यादा नेगेटिव होगी अब हमें उसकी बात करनी है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझो कि जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहले तो वो डिपेंड करती है साइज और चार्ज पे, साइज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे, जेड इफेक्टिव पे। दूसरा वो डिपेंड करती है CFSC पे।
राइट। तो देखो जितना छोटा साइज होगा और जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आयन का साइज, वी आर टॉकिंग अबाउट आयन, आयन का साइज छोटा है, उस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होगी ज्यादा। पहली बात। दूसरी बात, जिस कॉम्प्लेक्स में जिस आयन की CFSC जितनी ज्यादा है उतनी ही ज्यादा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होगी। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, कि हमारे पास किस तरह का रिलेशन है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का विद साइज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड CFSC। तो अब अपने कॉम्प्लेक्सेस पे वापस आते हैं। यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम 2+ है, यहाँ पे हमारे पास Mn2+ है, यहाँ पे हमारे पास वेनेडियम 2+ है और यहाँ पे क्रोमियम 2+ है। सबके साथ जो है वो 6 वाटर लिगेंड्स लगे हुए हैं। तो हम अगर सबसे पहले साइज की बात करें तो देखो कैल्शियम का साइज तो होता है सबसे ज्यादा, राइट, क्योंकि ये हमारे पास लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है तो इसका साइज होगा ज्यादा। तो इसको तो निग्लेक्ट कर दो, इसको तो रेस से ही बाहर कर दो। नेक्स्ट हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्सेस बचे, Mn2+, वेनेडियम 2+ और क्रोमियम 2+। इसमें से हमें देखना है कि किसकी CFS ज्यादा है, क्योंकि देखो चार्ज सब पे सेम है, राइट। और अगर हम साइज की बात करें तो देखो यहाँ पे जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज हमारे पास जो है वो डिक्रीज होता है, बट अमंग द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अमंग द 3D सीरीज और अमंग द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो लेफ्ट टू राइट साइज का डिक्रीमेंट है वो बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल चेंज होता है इसमें। तो हमें CFSC कंपेयर करनी पड़ेगी। सबसे पहले अगर मैं Mn2+ की बात करूं तो Mn2+ जो होता है वो हमारे पास 3D5 होता है, राइट, बिकॉज मैंगनीज 3D5 4s2 होता है। और वाटर की बात करें तो 6 वाटर लिगेंड्स है। वाटर जो है वो Mn2+ के लिए वीक फील्ड लिगेंड है, तो अगेन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब है हमें फिलिंग इस तरह से करनी है, दिस इज T2G एंड दिस इज EG, 1 2 3 4 5, दिस इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे हमारे पास जो CFSC होगी डायरेक्टली देख सकते हो वो होगी 0। द रीजन बीइंग इज कि इस लेवल से नीचे यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी होती है वो होती है -0.4 डेल्टा ओ, और इससे ऊपर जो होते हैं वो होते हैं +0.6 डेल्टा ओ। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं -0.4 डेल्टा ओ में, और हमारे हर एक की एनर्जी -0.4 डेल्टा ओ है, और हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर एक की एनर्जी जो है वो 0.6 डेल्टा ओ है। सो ये कैंसिल हो जाएंगे, -1.2 +1.2 डेल्टा ओ, तो यहाँ से हमारे पास CFSC आएगी 0, राइट। तो ये हमारे पास हो गया रॉन्ग। नेक्स्ट की बात करते हैं हम सी की। यहाँ पे हमारे पास है वेनेडियम 2+। तो वेनेडियम 2+ में हमारे पास क्या है, जो वेनेडियम 2+ है इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो उससे पहले वेनेडियम देखते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये होगा हमारे पास 3D3 4s2। अगर वेनेडियम 2+ की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन इज गोइंग टू बी 3D3, राइट। अब 3D3 है तो T2G में जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से 1 2 3। और अगर हम CFSC की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास है -0.4 डेल्टा ओ हर एक ऑर्बिटल की एनर्जी, और यहाँ पे है +0.6 डेल्टा ओ। तो हमारे पास जो CFSC होगी, हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, हर एक की एनर्जी 0.4 डेल्टा ओ। सो CFSC मींस क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज गोइंग टू बी इक्वल टू -1.2 डेल्टा ओ। नेगेटिव का मतलब सिर्फ यही है कि स्टेबलाइज्ड है, राइट। बट अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड है 1.2 डेल्टा ओ, मैग्नीट्यूड ऑफ CFSC इज 1.2 डेल्टा ओ, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने लास्ट कॉम्प्लेक्स की, क्योंकि हमें कंपेयर करना है, ये लास्ट कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम 2+, कॉन्फ़िगरेशन जो है इसकी वो है हमारे पास 3D4, राइट। और अगर हम फिलिंग की बात करें, क्योंकि वाटर अगेन क्या है इसके लिए, वाटर इसके लिए वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड का मतलब है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। सो दिस इज T2G EG 1 2 3 4, राइट। अगर हम CFSC की बात करें तो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी एनर्जी 0.4, हर एक की एनर्जी 0.4 डेल्टा ओ है। एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी 0.6 डेल्टा ओ है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास आएगा -0.6 डेल्टा ओ। और अगर मैं अमाउंट की बात करूँ, मैग्नीट्यूड की बात करूँ, सो दैट इज 0.6 डेल्टा ओ। तो किसकी CFSC ज्यादा है और कौन सा ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, वो है वेनेडियम 2+ कॉम्प्लेक्स। मींस ये इस केस में हमारे पास जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होगी वो बहुत ज्यादा होगी, और सबसे ज्यादा होगी, इन ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा होगी। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। और जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि हमें सबसे पहले जो देखना है वो साइज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखना है। अगर उससे कंपेयर नहीं कर पा रहे हो या बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन है, टफ कॉम्पिटिशन है, जैसे कि यहाँ पे है, क्योंकि इसके बेस पे, साइज के बेस पे तो हमने इसको निग्लेक्ट कर दिया कैल्शियम को, और बाकियों को देखोगे तो हमने उसमें CFSC देख ली, right? So this is the concept. Now let's move on to the next question. Now this question again from GATE previous year states when one carbonyl or one CO group is replaced by PPH3 in this complex CrCO6, which of the following statements is true? So statements based है कि CrC जो bond length है वो बढ़ेगी या कम होगी, और जो CO bond length है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, राइट। तो हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सबसे पहले अगर हम इसको डिटेल में देखें तो हमें कॉम्प्लेक्स गिवन है CrCO6,
हेक्साकार्बोनिल क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है, इसमें अगर हम एक लिगेंड को, एक कार्बोनिल लिगेंड को रिप्लेस कर दे फॉस्फीन से, तो हमारे पास आएगा CrCO5 PPH3। ये बनेगा। हमें क्या बात करनी है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा मेटल और कार्बन के बॉन्ड पे। तो अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को ड्रॉ करें CrCO6, तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स है, इस तरह से कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर हम एक को PPH3 से मींस ट्राइफेनाइल फॉस्फीन से रिप्लेस कर दे, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरह से दिखेगा, CO 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 एंड CO। राइट। तो अगर हम बात करते हैं अब नेक्स्ट की कि हमारे पास क्या इफेक्ट होगा, तो जो PPH3 है वो हमारे पास एक वीक सिग्मा डोनर है। राइट, सॉरी, दिस इज अ वीक, सॉरी, जो हमारे पास PPH3 है वो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर है एज कंपेयर टू कार्बोनिल। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर बट वीक पाई एक्सेप्टर, वीक पाई एक्सेप्टर। राइट, जो हमारे पास कार्बोनिल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर। लेकिन जो PPH3 है ये वीक पाई एक्सेप्टर है। तो ये चीज पता होनी चाहिए कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। रेस्ट जो है वो बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन, अगर हमें ये बात पता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। तो हमने PPH3 डाला, स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर है, मींस मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। क्रोमियम पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो जो बैक बॉन्डिंग है, जो बैक बॉन्डिंग है किसके बीच में, Cr और CO के बीच में, इसमें जो बैक बॉन्डिंग है वो बढ़ जाएगी। बैक बॉन्डिंग बढ़ जाएगी तो मेटल का कार्बन के साथ जो बॉन्ड है वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि बैक बॉन्डिंग ज्यादा है, मीन स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, बॉन्ड छोटा। और इस बॉन्ड के छोटे होने से जो CO बॉन्ड है वो हो जाएगा इंक्रीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो PPH3 है वो स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर है बट वीक पाई एक्सेप्टर है, मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल पे बढ़ाएगा। मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी, और बैक बॉन्डिंग बढ़ी तो मेटल कार्बन बॉन्ड, क्योंकि बैक बॉन्डिंग से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और CO बॉन्ड जो है वो वीक हो रहा है। राइट, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, ये वीक हो रहा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। नाउ लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। अगर हम सबसे पहले ऑप्शन की बात करें, विच इज क्रोमियम कार्बन बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, मींस मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, तो ये रॉन्ग है। दूसरा है क्रोमियम कार्बन मींस मेटल कार्बन जो बॉन्ड है वो डिक्रीज हो रहा है, दैट्स करेक्ट, बॉन्ड डिक्रीज हो रहा है, बॉन्ड लेंथ कम हो रही है। और जो CO बॉन्ड है वो बढ़ रहा है, क्योंकि CO बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, यहाँ पे लिखे कम हो रही है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। C स्टेट CrC बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, यस इट इज गेटिंग डिक्रीज। और जो CO बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है, जो कि करेक्ट है। क्योंकि अगर हमारे पास मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, अगर ये स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो वीक होगा, और ये स्ट्रॉन्ग हो रहा है मींस इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो रही है, वीक हो रहा है मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। सो फॉर दिस क्वेश्चन C इज द करेक्ट आंसर। और कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बस पता होना चाहिए कि हम किस लिगेंड को, किस तरह के लिगेंड को रिप्लेस कर रहे हैं। राइट, सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट। Now this is the last question of this video. The question states the complexes this and this are, कि हमें क्या डिसाइड करना है कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। एक एक करके कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स लिया हमने K2NiF6। यहाँ पे हमारे पास जो है वो पोटेशियम पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स अगर हम अनाइन की बात करें, सो दैट इज गोइंग टू बी NiF6 2 नेगेटिव। अगर हम निकल का ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो उसको X एज्यूम कर लो, 6 फ्लोराइड्स है, ओवरऑल इट इज -2, सो X - 6 इज इक्वल्स टू -2 मींस X इज इक्वल्स टू +4। तो यहाँ पे जो हमारे पास निकल है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। और इतनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर हम कोई भी लिगेंड लेंगे, हर लिगेंड जो है वो कैसा बिहेव करेगा, हर लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। राइट, मींस ये जो निकल 4+ कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे ये जो लिगेंड है F नेगेटिव, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड के तरह काम करेगा। और ये कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनाएंगे, ये बनाएंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। राइट, अगर हम निकल की बात करें तो निकल हमारे पास होता है 3D8 4s2। निकल 4+ की बात करें तो होगा हमारे पास 3D6। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है कि T2G और EG में से T2G ही फिल होगा, इस तरह से। राइट, और हमारे पास यहाँ पे जो नॉट CFSE, अगर हम यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है 0। 0 अनपेयर्ड का इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि जो कॉम्प्लेक्स है वो हमारे पास है डायामैग्नेटिक।
सो ये हमारे पास जो पहला कॉम्प्लेक्स है वो होता है डायमैग्नेटिक। बस इसमें एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए थी कि अगर हमारे पास कोई भी आयन 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उस केस में हमारे पास हर कॉम्प्लेक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह, हर लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा। और इस केस में मेटल, जब भी हमारे पास मेटल 4+ के होते हैं, अगर किसी भी सीरीज की है, तो उस केस में हमारे पास हमेशा क्या होते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं ऑलवेज। Very important point to consider. Now let's move on to the next complex, which is K3COF6. तो यहाँ पे हमारे पास 3 पोटेशियम आयंस हैं, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स अनायन कौन सा बनेगा, ये बनेगा। कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट को X एज्यूम कर लो, 6 क्लोराइड आयंस है, ओवरऑल इट्स -3, सो X इज गोइंग टू बी +3, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे कोबाल्ट +3 है। और अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d7 4s2, और कोबाल्ट 3+ की कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d6, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे S से और 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा D से। तो दिस इज कोबाल्ट 3+, राइट। और कोबाल्ट 3+ के केस में जो F नेगेटिव है वो वीक फील्ड लिगेंड है, राइट, क्योंकि कोबाल्ट 3+ के केस में वाटर और उसके बाद वाले, वाटर एंड आफ्टर वाटर जो लिगेंड्स है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, बट जो F नेगेटिव है वो वीक फील्ड लिगेंड है फॉर कोबाल्ट 3+। वीक फील्ड लिगेंड का मतलब है ये कैसे कॉम्प्लेक्स देगा, ये देगा हमारे पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब है दिस इज T2G एंड दिस इज EG। हमें फिलिंग करनी है D6 की, और किस हिसाब से करनी है कि हमें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स चाहिए। सो 1 2 3 4 5 6, तो इस केस में हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। द रीजन बीइंग इज कि हमें पता होना चाहिए कि इस केस में जो फ्लोराइड है वो वीक फील्ड का काम करे, क्योंकि मेटल 3+ में है, राइट। वाटर और उसके बाद वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड है, लेकिन अगर मेटल 4+ में है तो हर एक लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा हमारे पास, ये कॉम्प्लेक्स होगा पैरामैग्नेटिक। तो पहला कॉम्प्लेक्स है डाया, दूसरा है पैरा, सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, लास्ट ऑप्शन, right? So D is the correct answer for this question, and that's it for now. आज हमने coordination के questions discuss किए. In the next video I'll solve some more questions. So that's it for now. Thank you so much.